हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, पीपी स्वानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं हम। लास्ट टॉपिक हमने किया था साइक्लोट्रॉन, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमारा चैप्टर चल रहा है। लास्ट टॉपिक हमने साइक्लोट्रॉन कंप्लीट किया है, उसके कुछ क्वेश्चंस लगा के देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ प्राइमरी फंक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन साइक्लोट्रॉन इज़ व्हाट। तो ये मैं ऑलरेडी टॉपिक में बता चुका हूँ, तो पीछे जाके जो नोट्स बनाए उनमें जाके चेक करना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मेन फंक्शन क्या है साइक्लोट्रॉन के अंदर और मैग्नेटिक फील्ड का मेन फंक्शन क्या है, वो नोट करना है इस क्वेश्चन के आंसर में। तो ये आपको खुद करना है, इजी क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सेलेटेड बाय साइक्लोट्रॉन। तो इन चार ऑप्शंस में से कौन सा साइक्लोट्रॉन एक्सेलेट नहीं कर सकता, ये हमें देखना है। तो ऑब्वियसली मैंने इसकी लिमिटेशंस में ये बताया था कि साइक्लोट्रॉन बहुत लाइट पार्टिकल्स को एक्सेलेट नहीं कर पाता है। तो इन चारों पार्टिकल्स में सबसे लाइट पार्टिकल कौन है वो हमें देखना है, और उसी को वही हमारा आंसर होगा, उसको जो साइक्लोट्रॉन है एक्सेलेट नहीं कर पाएगा। सो एल्फा पार्टिकल का मास इज़ द हाईएस्ट इन दिस ग्रुप ऑफ कोर्स। प्रोटॉन का मास और एंटी प्रोटॉन का मास, एंटी प्रोटॉन का मतलब प्रोटॉन का एंटी मैटर पार्टिकल। तो एंटी मैटर पार्टिकल किसी भी मैटर पार्टिकल का बिल्कुल सेम मास का, सब कुछ सेम तरीके का होता है, बस चार्ज डिफरेंट होता है। तो प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन जो है वो सेम मास के हैं, बस डिफरेंट चार्ज के हैं, और चार्ज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता साइक्लोट्रॉन पर, और वहाँ पे फ़र्क पड़ता है मास से। तो ऑब्वियसली प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन दोनों मूव कर सकते हैं, इनका मास कंपेरेटिवली हाई है। पॉजिट्रॉन इज़ द एंटी मैटर पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी मैटर पार्टिकल है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ज़्यादा कम होता है, इसलिए पॉजिट्रॉन का मास भी बहुत ज़्यादा कम होता है। हैंस बेसिकली पॉजिट्रॉन का जो मास है वो बिल्कुल सेम है इलेक्ट्रॉन के मास के। पॉजिट्रॉन बेसिकली पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, पॉजिट्रॉन का मतलब है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, ये एंटी मैटर पार्टिकल है। सो इसका मास बहुत ज़्यादा कम है, इसकी वजह से हम इसको एक्सेलेट नहीं कर पाएंगे। ये वही फिनोमेना है जो मैंने लेविटेशन में बताया था, दैट वाई कैन नॉट बी यूज इलेक्ट्रॉन्स टू बी एक्सेलेटेड बाय साइक्लोट्रॉन। सो वही सेम रीज़न की वजह से हम पॉजिट्रॉन को यहाँ पे एक्सेलेट नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पॉजिट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड इन अ साइक्लोट्रॉन इज 3.5 टेस्ला। So magnetic field is 3.5 Tesla, and what will be the frequency of electric field that must be applied between the D's in order to accelerate protons? ओके, तो हमें फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है QB डिवाइडेड बाय 2πm। तो हमें B क्वेश्चन में दिया हुआ है, Q यहाँ पे प्रोटॉन दिया हुआ है तो प्रोटॉन का चार्ज आएगा, और M यहाँ पे प्रोटॉन दिए हैं ऑब्वियसली, तो प्रोटॉन का मास आएगा। तो प्रोटॉन का चार्ज और प्रोटॉन का मास, ये सारी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। ये सारी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ यहाँ पे लगाओ और निकालो हर्ट्ज़ में हमारे पास क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड ऑन अ साइक्लोट्रॉन इज़ 0.5 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड दिया हमें 7 टेस्ला, एंड इट्स रेडियस ऑफ इट्स डीज इज़, रेडियस दिया हमें 1.8 मीटर। देन व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ इमर्जेंट प्रोटॉन्स इन MeV। ओके, तो एनर्जी का फॉर्मूला हमने पीछे निकाला हुआ था। एनर्जी का फॉर्मूला आया था हमारे पास Q² B² R² डिवाइड बाय 2m। अब क्योंकि ये प्रोटॉन्स हैं तो हमें चार्ज पता है, मास पता है, और मैग्नेटिक फील्ड और रेडियस हमें क्वेश्चन में दी हुई है। तो सारी वैल्यूज़ लगा के हम यहाँ पे सॉल्व करके इसका आंसर जूल्स में निकाल सकते हैं। जो आंसर आएगा वो जूल्स में आएगा। फिर इसको कन्वर्ट करना होगा मैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसको आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं है, ईजी है, काफ़ी ईजी है इसे कन्वर्ट करना। तो इसे कन्वर्ट करके MeV में फाइनल आंसर क्या आएगा ये निकालना है। तो उसको निकालना और मुझसे कंफर्म करना सेम आंसर आ रहा है या नहीं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक नाउ। नेक्स्ट टॉपिक इज करंट लूप इन a magnetic dipole and magnetic dipole moment। तो ऑब्वियसली देख सकते हो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के किस टॉपिक का काउंटर पार्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पढ़ा था, तो उसी का काउंटर पार्ट है ये। यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पढ़ने वाले हैं। तो मैग्नेटिक डाइपोल का सबसे बढ़िया एग्जांपल, सबसे सिंपल एग्जांपल है सिंपल एक बार मैग्नेट। नॉर्थ और साउथ 2 पोल्स होते हैं, तो ये हमारे पास एक सिंपल मैग्नेटिक डाइपोल है। अब इसके जो फील्ड लाइंस होती हैं उसके बारे में हमने कम्प्लीटली डीपली डिस्कस नहीं किया, लेकिन रफली आपको 10th क्लास के सिलेबस से पता होगा। ये ऐसे मूव करती हैं लाइंस, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ आउटसाइड डायरेक्शन में, और इनसाइड में साउथ से नॉर्थ की तरफ।
इन डायरेक्शंस में ये लाइंस मूव करती हैं। अब अगर आप यहाँ पे एक सिंपल बार मैग्नेट की जगह यहाँ पे एक सिंपल वायर ले लो, एक सिंगल वायर ले ली मैंने जिसमें ये आई करंट फ्लो कर रहा है, तो उस आई करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा यहाँ पे, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं डायरेक्शन क्लॉकवाइज। ये नीचे से देखेंगे तो हमें क्लॉकवाइज दिखाई देगा, नीचे वाले व्यू से हमें क्लॉकवाइज दिखाई देगा, तो जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो ऊपर की तरफ जानी चाहिए। तो ये हमारे पास डायरेक्शन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की इस केस के लिए, करेक्ट। तो जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है वो नॉर्थ पोल होता है। इसका मतलब जो ऊपर इस सर्कुलर वायर का जो ऊपर वाला पोर्शन बन रहा है वो नॉर्थ पोल है, और जो नीचे वाला पोर्शन है वहाँ से करंट अंदर जा रही है, एंटर कर रही है, तो नीचे वाला जो पोल बन रहा है वो साउथ पोल है। तो नीचे वाले पोल में हमें सर्कल कैसा बनता हुआ दिखाई देता है, क्लॉकवाइज करंट का। तो साउथ का मतलब, इसको आप यहाँ से डायरेक्टली याद रख सकते हो, साउथ का मतलब है क्लॉकवाइज करंट, साउथ पोल का मतलब क्लॉकवाइज करंट, यानी कहीं पर भी आपको क्लॉकवाइज करंट दिखाई दे रही है, इसका मतलब वहाँ पे साउथ पोल है उस मैग्नेट का। और नॉर्थ का मतलब हो जाएगा ऑब्वियसली एंटी क्लॉकवाइज करंट, एंटी क्लॉकवाइज करंट। तो ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इसको याद रखना। क्लॉकवाइज का मतलब साउथ पोल होता है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब नॉर्थ पोल होता है। रीज़न क्या है उसका हमने वो डिस्कस कर लिया अभी। तो ये इसकी फील्ड लाइंस हो गई। अब यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जो होता है, ये मैग्नेटिक डायपोल का एग्जांपल हो गया बेसिकली। ये मैग्नेटिक डायपोल हैं दोनों, ये बार मैग्नेट का डायपोल है और ये करंट कैरिंग वायर के लिए मैग्नेटिक डायपोल हैं दोनों। ओके, अब इनका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट निकालते हैं। सो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इज़ कैपिटल M, और उसका फॉर्मूला होता है NIA, और वेक्टर फॉर्म में ये NIA वेक्टर। ओके, सो यहाँ से क्लियरली यहाँ पे कैपिटल N का मतलब है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ करंट कैरिंग वायर्स। ऑफ कोर्स I का मतलब है करंट, और कैपिटल A का मतलब है एरिया वेक्टर। ओके, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ से हमें क्लियरली साफ साफ दिख रहा है कि जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ M वेक्टर इज सेम एज दैट ऑफ A वेक्टर, एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकलेगी, फिर से राइट हैंड थंब रूल से इसकी डायरेक्शन निकालनी है। गिव द डायरेक्शन ऑफ A vector and hence M vector. Okay, now SI unit of magnetic dipole moment capital M will be, कैपिटल N तो टोटल नंबर है, तो नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती। I का मतलब करंट की डायमेंशन एम्पियर, और एरिया का मतलब इस एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो ये यहाँ पे SI यूनिट आ गई मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की, एम्पियर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आएगी एम्पियर का मतलब A, और मीटर का मतलब लेंथ यानी L2, तो L2A या AL2 इसकी डायमेंशन हो गई। ओके, तो ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट था। नाउ इससे रिलेटेड है नेक्स्ट टॉपिक, वो देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ टॉर्क ऑन अ करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये नेक्स्ट टॉपिक है। ये भी सिमिलर है जैसे हमने इलेक्ट्रिक डायपोल पर भी टॉर्क निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो टॉपिक किया था उसी के काउंटर पार्ट है ये टॉपिक यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे एक हमारे पास करंट कैरिंग वायर का लूप है। सपोज़ ये करंट कैरिंग वायर का लूप दिया हुआ है, और इसको हमने रखा हुआ है एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड सपोज़ ये दो मैग्नेट्स की वजह से क्रिएट हो रहा है। ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, ये साउथ पोल है। इस मैग्नेट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। तो क्लियरली हमें यहाँ पे पता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ, यानी इस डायरेक्शन में होगी। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और सपोज़ करंट हमारे पास इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है।
तो फोर्सेस कहाँ लगेंगे, फोर्सेस से टॉर्क क्रिएट होता है, तो हमें पहले फोर्सेस देखने पड़ेंगे। ओके, फोर्सेस की बात करते हैं। सबसे पहले इस सेक्शन ऑफ वायर पर फोर्स देखते हैं, इस पॉइंट पर फोर्स। तो यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। करंट की डायरेक्शन ये एरो के साइड दिखाई हुई है, तो ये हमारे पास सेकंड फिंगर उस एरो के साइड में हो जाएगी। और मैग्नेटिक फील्ड इज़ इन दिस डायरेक्शन, तो हमारे पास जो फोर्स आएगा वो इस वायर के नीचे की तरफ आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो फोर्स की डायरेक्शन आएगी नीचे की तरफ, डाउनवर्ड, ऐसे ये हमारे पास फोर्स आ जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, अब इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम निकालेंगे, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल दोबारा से लगाओ, और ऑब्वियसली बिना लगाए भी आप गैस कर सकते हो डायरेक्शन की तरह आनी चाहिए। यहाँ पर डायरेक्शन आएगी अपवर्ड डायरेक्शन में, और फोर्स सेम आएगा क्योंकि करंट सेम है। करंट सपोज आई है, करंट सेम है, और बाकी डिस्टेंस वगैरह सब कुछ सेम है, तो फोर्स भी सेम आएगा। मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, इसलिए फोर्स भी सेम आएगा, और अपवर्ड डायरेक्शन में ये फोर्स आएगा। ओके, अब जो बाकी दो वायर्स बची हैं इन पर फोर्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस पर आप लगाओ यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और चेक करो क्या डायरेक्शन आएगी। यहाँ पे डायरेक्शन आनी चाहिए ये इस साइड में, लेकिन फोर्स यहाँ पे इन दोनों के कंपैरिजन में कुछ डिफरेंट आएगा, तो एफ डैश बोल देता हूँ मैं। तो एफ डैश वेक्टर ये हो गया, और ऑब्वियसली इस पॉइंट पे निकालेंगे तो यहाँ पे ये अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, लेकिन एफ डैश वेक्टर ही आएगा क्योंकि फिर से ये पैरेलल वायर्स हैं, तो लेंथ, करंट और मैग्नेटिक फील्ड सब कुछ सेम है, तो फोर्स भी सेम आएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये दोनों फोर्स तो कैंसिल आउट कर रहे हैं, और ये दोनों फोर्स भी कैंसिल आउट कर रहे हैं, यानी नेट फोर्स तो क्लियरली यहाँ पे ज़ीरो हमें दिख रहा है। नेट फोर्स इज़ क्लियरली ज़ीरो, बट फोर्सेस F vector up and F vector down is creating a torque, करेक्ट। तो ये F इस साइड में इसको डाउन ले जाने की कोशिश कर रहा है, और इस साइड में ये F इसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये जो पूरा सेक्शन लूप है वायर का, वो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। अगर इस एक्सिस को हम फिक्स कर देते हैं तो ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो देन इन दैट केस हमारे पास टॉर्क हमें निकालना होगा, तो टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा, और यहाँ पे लेंथ अज्यूम कर लेते हैं। तो लेंथ के लिए सपोज़ ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट। तो ए बी एंड सी डी आर ए, एंड बी सी एंड डी ए आर बी, लेट्स सपोज। ओके, सो अब यहाँ पे एक ये छोटा सा पोर्शन लेते हैं वायर का, ये वायर के लूप का ये वाला पोर्शन लेते हैं, और इसका डायग्राम अलग से बनाते हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट हो जाएगा E, और ये पॉइंट F। तो इसका डायग्राम दोबारा से बनाते हैं, E और F वायर का। तो ये EF पोर्शन हो गया, ये E पॉइंट, ये F पॉइंट। अब E पॉइंट पर फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये E पॉइंट का फोर्स हो गया, और F पॉइंट पर फोर्स है अपवर्ड डायरेक्शन में, ये F पॉइंट का फोर्स हो गया। और ये जो डिस्टेंस है E से F की, सॉरी ये पैरेलल लेना है हमें, पैरेलल टू ए बी लेना होगा। सो इट विल बी लाइक दिस, it will be like this almost, ऐसे लेंगे इसे। कुछ एंगल पर होगा, ये छोटा सा यहाँ पे एंगल होगा कुछ थीटा, सपोज थीटा मान लेते हैं एंगल को। तो ये पॉइंट्स हो गए, पॉइंट्स आर E एंड F, ये E पॉइंट, ये F पॉइंट। ओके, सो E पॉइंट एंड F पॉइंट ये दिया हुआ है हमें, और यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा, एंड दिस साइड EF साइड इज़ पैरेलल टू AB, हेंस इट इक्वल्स टू B। हमें AB कितना अज्यूम किया है, A है, AB है यहाँ पे A के बराबर। ओके, तो A का हम फैक्टर करेंगे थीटा के साइड में, तो हमारे पास ये आ जाएगा A कॉस थीटा इस साइड में, और A साइन थीटा इस साइड में।
ए कॉस थीटा एंड ए साइन थीटा। और अब हम टॉर्क निकालने की कोशिश करते हैं। सो टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस और साइन थीटा, फोर्स इंटू डिस्टेंस साइन थीटा, करेक्ट। और यहाँ पे फोर्स है हमारे पास करंट कैरिंग वायर का फोर्स, तो करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लगेगा आई बी, और अब डिस्टेंस चाहिए आई बी एल साइन 90, आई बी एल साइन 90। फोर्स हमने परपेंडिकुलर लिया इसलिए थीटा 90 हो गया, इंटू आर। तो आर आएगा यहाँ पे बी सी हमने एज्यूम किया था बी, आर आएगा यहाँ पे ए, जो डिस्टेंस है ए है वो, और साइन थीटा की जगह साइन थीटा। तो अब हमें चाहिए एल, एल का मतलब वो वायर की लेंथ जहाँ पे हमने फोर्स निकाला हुआ है। तो हमने फोर्स निकाला था बी सी एंड डी ए वायर पर, तो बी सी और डी ए वायर की लेंथ है बी, तो ये हो गया टॉर्क आई कैपिटल बी स्मॉल बी साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, और ये ए साइन थीटा। अब यहाँ पे स्मॉल ए कैपिटल स्मॉल बी का मतलब क्या हुआ, एरिया ऑफ दिस, एरिया ऑफ द लूप, एरिया ऑफ द लूप। सो ये हो जाएगा टाउ इक्वल्स टू आई ए बी साइन थीटा, ठीक है। अब ये सिंगल लूप के लिए, और सपोज़ करो हमारे पास मल्टीपल लूप्स हैं अगर, तो उस केस में फॉर मल्टीपल लूप्स सपोज एन लूप्स, तो यहाँ पे नेट टॉर्क हो जाएगा उस केस में टाउ इक्वल्स टू एन आई ए बी साइन थीटा, करेक्ट। और एन आई ए ये हमने पीछे देखा था मैग्नेटिक मूवमेंट के बराबर है, तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के बराबर, तो एन आई ए का मतलब हो गया एम, और ये बी साइन थीटा। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऑब्वियसली ये वेक्टर फॉर्म में आएगा एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, टॉर्क का फॉर्मूला एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इस फॉर्म में हो जाएगा। ये 3 फॉर्मूले टॉर्क के आ रहे हैं फॉर करंट कैरिंग लूप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इस केस के फॉर्मूले हो गए। ओके, नाउ लेट्स ट्राई अ क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक। Okay, question number 5. In question number 5 we have given an electron that revolves anti-clockwise around a proton in a hydrogen atom full stop. The speed of electron is v, and radius of its circular orbit is small r full stop. Find first part, the magnetic field produced at the center full stop. Second part, magnetic dipole moment of circulating electrons, and third part, the ratio of magnetic moment to angular momentum of इलेक्ट्रॉन। ओके, तो वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड कर लो, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, 1-2 मिनट लगा के फिर इसको सॉल्व करेंगे। ओके, आई थिंक रीड कर लिया आपको सबने। अब क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। सो क्वेश्चन इज सेइंग एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स
एंटी क्लॉकवाइज अराउंड अ प्रोटॉन इन हाइड्रोजन एटम। तो पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं इसका। ये हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है यानी प्रोटॉन है, और इसके अबाउट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इन रेडियस ऑफ आर, रेडियस दी है आर, और एंटी क्लॉकवाइज यानी इलेक्ट्रॉन जा रहा है इस तरफ, और यानी फिर करंट हो जाएगी इस तरफ। तो ये तो हो गया इसका डायग्राम। नाउ आफ्टर दिस इट इज़ सेइंग द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ v। तो स्पीड हमें पता है v है, रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑफ r। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर। तो ये सर्कुलर करंट कैरिंग वायर की तरह काम कर रहा है। सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो उसका फॉर्मूला वी ऑलरेडी नो। सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है B = μ0I/2r। अब यहाँ पे I का मतलब क्या होगा, चार्ज अपॉन टाइम, और V = होगा 2πr/t। तो यहाँ से T = हो जाएगा 2πr/v, वो यहाँ पे लगा सकते हैं हम। तो I = E/2πr/v, तो V ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड हो गया μ0, I की वैल्यू EV/2r × 2πr। सो B = μ0 EV/4πr²। ये तो आ गई हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, और क्योंकि यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनटू द पेपर या इनटू द प्लेन। ओके, तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया, फर्स्ट आंसर हो गया हमारा। इन द सेकेंड पार्ट वी आर बीइंग आस्क्ड अबाउट द मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ द सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हमें निकालना है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, और हमें पता है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट कैपिटल M = NIA। अब N यहाँ पे सिंगल एक एटम है, तो सिर्फ 1 आएगा, और करंट हमें I दी हुई है, और एरिया यहाँ पे हो जाएगा πr²। तो यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया I/πr², I × πr²। अब I की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली हुई थी EV/2πr, तो ये हो जाएगा EV/2πr × πr²। सो पाई से पाई कैंसिल आउट, r से स्क्वायर कैंसिल आउट, ये आ गया EVr/2, EVr/2। ये हमारे पास आ गया सेकेंड आंसर। नाउ द थर्ड आंसर, थर्ड पार्ट इज़ द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट टू द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये थर्ड वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसे अलग से लिख रहा हूँ, इसको अलग से नोट करना है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है। इसमें हमें निकालना है मैग्नेटिक मूवमेंट डिवाइडेड बाय एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का मतलब हुआ कैपिटल M, और एंगुलर मोमेंटम का मतलब हुआ कैपिटल L। तो मैग्नेटिक मूवमेंट हमने निकाला अभी, वो आया था EVr/2, और कैपिटल L यानी एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है MVr। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा E/2m। ये रेशियो इंपॉर्टेंट रेशियो है, ये रेशियो याद रखना है। मैग्नेटिक मूवमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो E/2m या Q/2m होता है। ये इलेक्ट्रॉन के लिए तो E/2m लिखा हुआ है। अगर किसी रैंडम चार्ज के लिए होता, फॉर एनी रैंडम चार्ज, फॉर एनी चार्ज Q, M/L = Q/2m, Q/2m, ये रेशियो आता। ओके, तो अब इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, और इस रेशियो को हम बोलते हैं, यहाँ पे जो रेशियो ये E/2m आ रहा है, M/L = E/2m, इस रेशियो का एक इम्पॉर्टेंट और स्पेशल नाम है। इसको बोला जाता है जायरोमैग्नेटिक रेशियो। जायरोमैग्नेटिक रेशियो, तो ये नाम याद रखना है और ये रेशियो याद रखना है, जायरोमैग्नेटिक रेशियो। ओके, नाउ अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं ऐड कर रहा हूँ यहीं पे, इसी क्वेश्चन में, इसी पार्ट में। एंगुलर मोमेंटम, अगर यहाँ से हम एंगुलर मोमेंटम हमें पता है ऑलरेडी। एंगुलर मोमेंटम अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स में बोर्स मॉडल की वजह से, बोर मॉडल वाला लगाएं, सो अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल
द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट इज़ एन एच डिवाइड बाई 2 पाई। तो अगर एल की वैल्यू हम एन एच डिवाइड बाई 2 पाई यूज़ करेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट एम इक्वल्स टू आएगा ई बाई 2m इंटू एल, यानी ई बाई 2m इंटू एन एच अपॉन 2 पाई, एन एच अपॉन 2 पाई। तो ये हो जाएगा कैपिटल एम इक्वल्स टू स्मॉल एन बाहर लेके अंदर बचा ई एच डिवाइडेड बाय 4 पाई m। अब यहाँ पे ये जो ब्रैकेट में सेक्शन लिखा हुआ है इसको हम लिखते हैं म्यू बी, इसको हम लिखते हैं म्यू बी, यानी म्यू बी इज़ इक्वल्स टू ई एच डिवाइडेड बाय 4 पाई m, ई एच डिवाइडेड बाय 4 पाई m। और ये जो म्यू बी लिखा हुआ है ये एक इम्पॉर्टेंट कांस्टेंट है, इसको बोला जाता है बोर्स मैग्नेटॉन, बोर्स मैग्नेटॉन। ये इम्पॉर्टेंट कांस्टेंट है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखनी जो मैं यहाँ पे बताई हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है याद रखना और ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसी टॉपिक का टाइप है, इसलिए मैंने इसको अलग से कराया हुआ है। तो ये नोट्स में ऐड ज़रूर करना, इस क्वेश्चन में मैंने कराया लेकिन ये नोट्स में ऐड करने का है। तो दोनों चीज़ें ये नोट्स में रखना आपने, इंपॉर्टेंट कई बार पूछी जा चुकी हैं ये चीज़, दोबारा भी आ सकते हैं। ओके, नाउ एक इसी में क्वेश्चन का पार्ट, इन एटॉमिक मॉडल, क्वेश्चन नंबर 6, इन एटॉमिक मॉडल hydrogen, for hydrogen we know that R is proportional to n square and V is proportional to 1 upon n. Then magnetic field B is proportional to n to the power A. Find A, हमें A निकालना है। तो ये क्वेश्चन होमवर्क है, इस लेक्चर को देख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और A की वैल्यू निकालो क्या आनी चाहिए, ये होमवर्क में करना है क्वेश्चन।